नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम इमर्जिंग राजनांदगांव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा से वो तमाम मुद्दे उठाते आया है जिनसे आपका सीधा सरोकार हो। आज भी इस मंच से हम बात करेंगे राजनांदगांव की बदलती तस्वीर की, बात करेंगे कि यहाँ विकास की रफ्तार क्या है, जानेंगे यहाँ के अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से कि किस तरीके से राजनांदगांव में काम किया जा रहा है, किस तरीके से विकास हो रहा है और क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही है। साथ ही कला के क्षेत्र से भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी तमाम बातचीत करेंगे। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इमर्जिंग राजनांदगांव। तो पहले पैनल की मैं शुरुआत करूंगी और आज हम संस्कारधानी राजनांदगांव में मौजूद हैं, तो कला के क्षेत्र के लोगों को ही हम पहले पैनल में बुलाएंगे। मैं आमंत्रित करूंगी पहले पैनल में कार्तिक यादव जी को, जो कि एक फोक सिंगर हैं, और हर्ष कुमार बिंदु साहित्यकार हैं, आईडी तिवारी सीनियर फैकल्टी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और इससे पहले मैं अनुरोध करूंगी अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को कि वो मंच पर आएं और पैनल की शुरुआत करें। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आज राजनांदगांव की बदलती हुई तस्वीर की बात हम करने वाले हैं। आज विकास की रफ्तार का ग्राफ क्या, उसकी बात हम करने वाले हैं। आज राजनांदगांव के लोग खुद सुनेंगे कि राजनांदगांव में किस तरीके से विकास किया गया, किस तरीके से जो योजना सरकार द्वारा लाई गई उसका क्रियान्वयन किया गया, क्या कुछ चुनौतियां रहीं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया है रसिका आपसे, और अनुरोध आपसे भी मैं करूंगी कि आप भी इस पैनल का हिस्सा बने और ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं उससे पहले आईडी तिवारी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि सीनियर फैकल्टी हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए इस पूरे पैनल के लिए एक बार। और सबसे पहला जो सवाल है, सवाल से पहले शुरुआत का इस तरह से करते हैं। कार्तिक जी, हम राजनांदगांव आए हैं और मैंने सुना कि राजनांदगांव को लेकर के आपने बहुत खूबसूरत गीत एक गुनगुनाया है, तो क्यों ना उसी के साथ शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबले पहले आप जम्मू के राजनांदगांव संस्कारधानी में स्वागत है। एक गीत हवे जिनला परम पूज्यपाद गुरुदेव मौनी बाबा जी लिखे रही से, तेला मैं यहाँ एक गीत के रूप में लेके आया हूँ। और ये गीत के पीछे हमार जो सोच रही से हमार टीम जो को क्रिएशन की टीम है कि जो युवा है हमार जो गौरवशाली इतिहास है तिखर बारे में जाना है, तो चंद पंक्तियों खर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बैरागी साधु मन राजला चलाए, मौजिदास घासीदास कीर्ति बगराए, धर्म के चिन्ह कर्म मिटे नहीं मिटाए, बलराम दास नांद गावला बनाए, राजनांदगांव भागमानी, बीएनसी मिल रही से निशानी, ए दीदी सुन तो ले, ए भैया सुन तो ले, आज नांदगांव के कहानी, नांदगांव के तो सुन कहानी, राजा और रानी के निशानी, केला के अगल बगल में पानी, हे भैया सुन तो ले, हे दीदी सुन तो ले, राजनांदगांव के कहानी। जी क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए और तालियां बजती भी रहनी चाहिए क्योंकि बहुत खूब आप गाए हैं और राजनांदगांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और राजनांदगांव की तारीफ हो रही है। मेरा सवाल रहेगा हर्ष जी आपसे, साहित्य के क्षेत्र में आप छत्तीसगढ़ को कहाँ पर देखते हैं? छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है और बहुत कर रहा है, खास करके कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और विकास तो दिखता है। अब जहाँ पर नहीं हो पा रहा है उसकी फ़ोटो खींचकर दिखाते हैं लोग, बाकी यहाँ विकास नहीं है, मगर जहाँ होता है वहाँ का नहीं दिखाते। तो विकास हो रहा है और कला के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। देश में नहीं विदेश में भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति जो है
काफ़ी ऊंचाइयों तक जा रहा है। बिल्कुल, तो संस्कृति तो काफ़ी ऊंचाइयों तक जा रही है और उसकी झलक भी हमने देखी है कई बार। सवाल मेरा आपसे है आईडी तिवारी जी, एशिया की सबसे बड़ी संगीत यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की। और उस समय जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था तो उसमें भी सागर और ये दोनों बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो छत्तीसगढ़ का जब हम सांस्कृतिक मैप देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमको ख्याल में रखनी चाहिए। एक तो छत्तीसगढ़ की अपनी खुद की जो सांस्कृतिक कहानी है, संस्कृत की कहानी है वो, और छत्तीसगढ़ में जो मूल धारा है भारतीय संस्कृति की, उसको लेकर के जो संस्कृत की एक सोच है और उसमें क्या किया जा रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से, ख़ास करके पिछले 4-5 सालों से, अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। और उन 30 त्योहारों को जिनको मनाया जाना बहुत ज़रूरी होता था लेकिन लोग मनाते नहीं थे, वो सरकार की प्रायोरिटी में आई और इस चीज़ को हर कोई महसूस करता है कि जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें थी उन पर सरकार ने फोकस किया और ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो चीज़ लोकली प्रसिद्ध है वही ग्लोबली प्रसिद्ध हो सकती है। स्थानीय स्तर पर जिस चीज़ की प्रसिद्धि है वही विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध हो सकती है। तो एक एरिया तो ये था जिस पर बहुत अच्छा काम हुआ और वो दिखता भी है, लोगों में वो अवेयरनेस है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी ख़ास बात है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, वो जो ध्यान देने लायक बात है जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो ये है कि हमें अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर गर्व तो है। हम ये ज़रूर कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन हम दूसरी संस्कृति को बड़े प्यार से स्वीकार भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये एक मूलभूत कारण होता है किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने में। बम्बई आज आगे बढ़ी या बड़े बड़े शहर हमारे जो बने, वो इसीलिए बने हैं कि उनके अंदर स्वीकार्यता थी और इस चीज़ को हमें बनाए रखना है। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा अब ये आता है कि हिंदुस्तान के सांस्कृतिक मैप में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। तो उसमें चाहे साहित्य का हो, चाहे संगीत का हो, सारी चीज़ों में आपको उसके फुटप्रिंट मिलेंगे, पदचिन्ह मिलेंगे। साहित्य की बात होती है तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी को कौन भूल सकता है। और अगर आपके क्लासिकल म्यूज़िक की बात होती है तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को हटा करके भारतीय संगीत के बारे में सोचना भी बेईमानी होगी। तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अब आप देखिए इसको लेकर के भी आज के लोग कितना जागरूक हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय को, और ये वही कर सकता है जो स्वयं की संस्कृति पर गर्व करता है और अपनी संस्कृति को भारत की संस्कृति से जोड़ कर देखता है। वो काम अभी हुआ है जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। वो कौन सा काम है? पहली बार राज्य सरकार ने हमको नए 4 डिग्री कॉलेजेस दिए जो मुख्तलिफ तौर से केवल संगीत की ही शिक्षा देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने हमको ये भी कहा कि आप, चूँकि खैरागढ़ एक रिमोट एरिया में पड़ता है, वहाँ प्रचार प्रसार कम होता है, इसलिए आप रायपुर में एक सेंटर खोलिए। और वहाँ सेंटर के लिए भी हमको इजाज़त मिली है। इससे भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने केवल इजाज़त ही नहीं दी, उन्होंने उसके लिए पद भी दिए हैं। लगभग 96 पद हमको स्वीकृत हुए हैं कि आप अच्छे से इसको पढ़ाई लिखाई इसमें कीजिए और आपका जो उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय के खोलने का, उसको पूरा कीजिए। तो ये बड़ा सुखद संयोग है, बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय संगीत को लेकर के। खैरागढ़ विश्वविद्यालय बहुत काम कर रहा है और ये उसके लिए स्वर्णिम काल है एक तरह से। क्या बात है। कार्तिक जी, ये बताइए, आप भी एक युवा हैं, छत्तीसगढ़ का युवा छत्तीसगढ़ी फोक संगीत को किस तरीके से देखता है?
वर्तमान स्थिति में अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के युवाओं में जो अपनी भाषा, अपनी माटी और अपनी कला के प्रति जो रुचि बढ़ी है, या कहना चाहिए कि गौरव की जो भावना बढ़ी है, वह बहुत अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ समय तक इसके पहले 6 से 7 साल पहले जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो कई जो युवा थे वो छत्तीसगढ़ी बोलने से घबराते थे, या कहना चाहिए एक झिझक सी होती थी उनके मन में। किंतु वर्तमान समय में ऐसा है, सोशल मीडिया में कहिए या कोई भी मंच कहिए, वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और एक गायक के रूप में कहूँ या एक लोक गायक के रूप में कहूँ, तो हमने भी प्रयास यही किया है कि हम अपनी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसे ही प्रस्तुत करें। और इसी क्रम में हमने को क्रिएशन के माध्यम से बस्तर मोचो एक गीत बस्तर की संस्कृति पे प्रस्तुत किया था, और जो कि सबके आशीर्वाद से, सबके प्रोत्साहन से बहुत अच्छा पसंद किया गया है। उसकी चंद पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरे गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरे गुड़ा घाटी, खल 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 बहती जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहती जाए आया इंद्रावती, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगला सवाल मेरा आपसे है हर्ष जी, अगर साहित्य के हिसाब से बात की जाए तो क्या भविष्य है साहित्य का आने वाले छत्तीसगढ़ को लेकर के अगर कहें? देखिए, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, और जो हम देखते हैं उसी को हम साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो वैसे भी राजनांदगांव संस्कारधानी है, एक से एक साहित्यकार हुए हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर बलदेव प्रसाद बिस्र, यहाँ की हस्तियाँ हैं जो काफ़ी उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया है, और आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं मार्गदर्शन पे चल रही है, और युवा भी जो है अपनी संस्कृति के प्रति उनका लगाव बढ़ रहा है। यानी आप छत्तीसगढ़ को फुहड़ता मत बताइए, आप छत्तीसगढ़ को एक गरीब और गिरा हुआ मत दिखाइए, है नहीं वैसा जैसा लोग बताना चाहते हैं। मगर ये कुछ लोग जो है को छत्तीसगढ़ को गिरा हुआ और ये और वो घोटुल के बारे में उल्टा सीधा बताना, ये सब नहीं है ऐसा। कि लोगों की सोच जो है ना, जिनकी सोच निचले स्तर की है वो निचले स्तर का ही सोचेंगे, मगर जिनकी सोच बढ़िया है तो अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका योगदान करें। बिल्कुल, बहुत खूब। मैं आपसे जानना चाहूँगी आईडी तिवारी जी कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्योंकि और कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बता सकूं, क्योंकि अभी मैं बैठा था और आप ही लोगों में से किसी ने मुझसे सवाल किया कि भाई इस विश्वविद्यालय को बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये फील्ड ऐसा है जिसके बारे में आम लोगों में कम जागरूकता है, संगीत को लेकर के, क्लासिकल म्यूज़िक को ख़ास तौर से लेकर के। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं ये बताऊं कि जो आपने एक सवाल ये पूछा था कि भाई फोक म्यूज़िक का क्या भविष्य है, उसी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि हिंदुस्तान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके पास पूरी एक फैकल्टी है, एक पूरा विभाग है, और वो इन चीज़ों को देखता है। और ये बड़ा सुखद संयोग है कि उसकी जो कुलपति हैं हमारी, वो पद्मश्री ममता चंद्राकर जी हैं, जो खुद फोक की बहुत बड़ी चमकते सितारे हैं। और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि वो यहाँ की वाइस चांसलर बनी। संयोग ये कि ये भी है कि उन्होंने यहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई भी की थी, तो उस फोक को लेकर के भी एक चेतना जागृत हुई है। एक तो फोक के विषय में हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि फोक को बढ़ावा दिया जाए
और फोक के जो फॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाए। इसी नज़रिए के तहत सरकार ने हमको इजाज़त दी कि हम बस्तर में कुछ करें। लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और संस्कृत की बात करते हैं तो बस्तर की भी बात करते हैं, वहाँ का डांस है, वहाँ का शिल्प है, इसकी सब की बात करते हैं। तो हमने बस्तर में अपना एक सेंटर खोला है और वहाँ ख़ास तौर से बस्तर में गाए जाने वाले गाने और वहाँ का जो डांस है उस पर हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है जो वहाँ के बच्चे उसमें पढ़ करके और उसमें महारत हासिल करते हैं। तो एक विभाग तो हमारा ये है और दूसरा संगीत विभाग है जिसमें दोनों तरह के संगीत पढ़ाए जाते हैं। एक तो कर्नाटक म्यूज़िक पढ़ाया जाता है और दूसरा जो उत्तर भारत का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको हम पढ़ाते हैं। इसी तरह से डांस फैकल्टी है हमारे यहाँ जिसमें भरतनाट्यम पढ़ाया जाता है, ओडिसी डांस पढ़ाया जाता है और कथक भी पढ़ाया जाता है। तो कथक को लेकर के बड़ी जागरूकता है पूरे छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ में तो हमारा पूरा कथक पर बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी तरह से हमारे पास पेंटिंग फैकल्टी है, एक विजुअल आर्ट्स फैकल्टी है, उसमें हम मूर्ति बनाना सिखाते हैं, पेंटिंग बनाना सिखाते हैं और ग्राफिक्स सिखाते हैं। और एक आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक डिपार्टमेंट हमारे पास और है, दैट इज़ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। तो क्राफ्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हम साड़ी बनाना, कपड़े बनाना और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। पिछले वर्ष गवर्नर हाउस में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और उसका प्रतिसाद भी अच्छा मिला, लोगों ने पसंद किया कि साड़ी कितनी तरह की छत्तीसगढ़ में पहनी जाती है, कैसे कैसे कितने तरीके से छत्तीसगढ़ में साड़ियों को पहना जाता है, कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। कोसे का काम छत्तीसगढ़ का बड़ा मशहूर है, उस पर भी हमारे यहाँ काम होता है और एक आर्ट गैलरी खुली है, उसमें सारी चीज़ें एग्जिबिट की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फैकल्टी और है, वो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। उस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और पर्यावरण, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इस चीज़ को वो बढ़ाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ एक फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट भी है। सवाल ये उठता है कि म्यूज़िक और आपके विजुअल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी में ये फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट इसलिए रखा गया है कि वो स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स ऑफ साउंड। ये जो हम गाते बजाते हैं उस साउंड में क्या फ़िज़िक्स है और इस पर बड़ी अच्छी रिसर्चेज भी हुई हैं। तो एक तो ये काम हम करते हैं, दूसरा काम हम ये भी करते हैं कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में सेंटर्स हैं, तमाम सेंटर्स हैं। जैसे मणिपुर में एक सेंटर है, तिरुवनंतपुरम में एक सेंटर है और लखनऊ में एक सेंटर है, जबलपुर में एक सेंटर, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेंटर्स हैं। वहाँ से बच्चे बैठ भी सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आता कौन है ये पढ़ने के लिए, अगर ये इतनी ख़ास चीज़ है तो इसको पढ़ने के लिए इसमें बच्चे कहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे ज़्यादातर हमारे फोक में आते हैं और जो हमारा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें बच्चे हमारे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। जो हमारा संगीत वाला सेगमेंट है उसमें विदेशी ज़्यादा आते हैं भारतीय संगीत को सीखने के लिए। और कोरोना के पहले हमारे पास 32 विदेशी विद्यार्थी थे। सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, जिसको जब चाहे वो पढ़ सकता है। उसका फ़ायदा हुआ हमको और बड़ी उम्र के लोगों ने भी हमारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो सबसे पुराने विद्यार्थी हैं उनकी उम्र है, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं उनकी उम्र है 76 साल, 76 ईयर्स ओल्ड एंड इज़ एन अमेरिकन। उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, मैंने बातचीत की थी, मैं भी था वहाँ पर। उनसे पूछा गया कि भाई 76 ईयर्स की इस अवस्था में आप क्या करने आए हैं, वो भी लेसर नोन इंस्टीट्यूट लाइक खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, बोले हमारे गुरुजी के गुरुजी जो हैं वो इंडियन हैं और मुझे बड़ा हिंदू फेथ बड़ा अच्छा लगता है और यहाँ का दर्शन और ये सारी चीज़ें, वो उससे मैं उसमें दीक्षित हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं BFA कर सकूँ। BFA करने के बाद स्कल्पचर जो मूर्ति विभाग है उसमें मूर्तियाँ बनाना सीख रहे हैं कि जब मूर्ति पूरी बना लूँगा तो मैं अपने गुरुजी की मूर्ति बनाऊँगा और गुरुजी के नाम से एक मंदिर बनाऊँगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये
हम जो डिग्रीज़ देते हैं जैसे BFA है, BPA है, MPA है, ये डिग्रीज़ देते हैं और इसमें BA से ले करके और DLIT तक PhD तक हमारी पढ़ाई होती है। अपनी बात ख़त्म करूँ इस चीज़ से कि हमारी यूनिवर्सिटी ने लता जी को भी DLIT की डिग्री दी है। बहुत शानदार है। तो किस तरह से यूनिवर्सिटी में तमाम जो बच्चे हैं, ना सिर्फ देश के बच्चे भी नहीं, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि 76 साल का एक व्यक्ति है, वो आता है, वो यहाँ पर सीखता है और कहीं ना कहीं ये सीख करके अपने गुरु जी की एक मूर्ति बनाने का प्रयास भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे है कांति कार्तिक जी, कला और संगीत के क्षेत्र की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगातार वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियाँ क्या कुछ हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौती की अगर हम बात कहें, वैसे तो क्योंकि मैं अभी का यूथ हूँ तो सोशल मीडिया हम जनरली यूज़ ही करते हैं, तो यूट्यूब जब से आया है या और भी जो प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं तब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो नेशनल कहिए इंटरनेशनल कहिए सभी मंचों के लिए वो पर्याप्त है और उसके माध्यम से सभी अपनी एक पहचान बनाए। कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें एक पहचान मिल पाई है। और आपको मैं बताऊं कि 2014 में जब मैंने नेशनल अवार्ड NSS में लिया और उस दौरान मैं अन्य राज्यों के युवाओं से भी मिला, तो मुझे एक महसूस ये बात जो महसूस हुई कि जैसे अन्य राज्यों के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। तो उन चीज़ों को मैंने सीखा वहाँ से और कहीं ना कहीं वहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली कि जब हमने नेशनल अवार्ड लिया है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति पे काम भी करना है। और चूँकि मैं गीत तो गाता ही था, मुझे रुचि इसमें थी ही, तो मैंने सोचा कि अब हिंदी में तो सभी गीत गा ही रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी कल्चर पे जो फोक सॉन्ग्स हैं उस पे हम काम करें। और हमारी जो टीम है उसके बाद से इस पे काम करना चालू की और कहीं ना कहीं सबका प्रोत्साहन है, श्रोताओं का प्रोत्साहन है कि आज एक पहचान जो है एक लोक गायक के रूप में, एक गीतकार के रूप में मुझे मिल पाया है। तो इसके लिए भी मैं सोशल मीडिया को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और कहीं ना कहीं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद से ही लगातार यह विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है और हम जैसे युवाओं को आप सबका सहयोग और सभी जो श्रोता हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सोशल मीडिया है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक पावर है ये। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया आजकल मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर रहा है। तो हर्षी, आपसे सवाल रहेगा, आपने कई गाने के लिए लिरिक्स भी लिखा है, तो उस दौरान का कोई मोमेंट अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हो? देखिए, मेरा एक गीत है महुआ झरे। तो महुआ झरे प्राकृतिक गीत है, प्योर। उस गीत में कहीं पर भी शराब का वर्णन नहीं है, मगर जब उसको पिक्चराइज करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उसमें शराब दिखाते हैं तो बड़ा दुख होता है। उसमें कहीं पर भी उस गीत में ऐसा वर्णन नहीं है। 2 लाइन मैं बोलूँगा, कांति से गा के सुना दे। महुआ झरे रे महुआ झरे, 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 डोंगर के तीर लगे है साल छीन, डोंगर के तीर लगे है साल छीन, लाली पर सावन माँ फूले, लाली पर सावन माँ फूले, महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे। तो जोरदार तालियां एक बार हो जाएं कांति कार्तिक जी के लिए। आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा हर्षी। और ये जो महुआ झरे गीत है 2014 में राजपथ नई दिल्ली में हुआ और इसको जब दूसरे प्रांत वालों ने गाया, असम राज्य वाले ने, तो हमको गौरव लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ी को कितना बढ़िया समझ रहे हैं ये लोग। तो इसलिए भी अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ी जो है अन्य राज्यों में और ख़ास करके विदेशों में, अभी नाचा का वर्कशॉप लगा था शिकागो अमेरिका में, तो उस समय मुख्य अतिथि बन के गए थे, क्या नाम उनका कवि का? सुरेंद्र दुबे जी। हाँ, सुरेंद्र दुबे जी। तो वहाँ भी हुआ है ये। तो
अब कितने ही गीत लिखे, पहचान तो एक ही गीत से होता है तो महुआ जरे के नाम से मेरी पहचान बनी है। और छत्तीसगढ़ी गीतों को अब काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और जब से ये यूट्यूब और ये सब चालू हुआ तो लोगों में एक कंपटीशन हो रहा है कि मैं इससे अच्छा करूं, मैं इससे अच्छा करूं, तो अच्छा होते जा रहा है इससे। बिल्कुल, तो YouTube और सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उन्होंने बहुत बेहतरी करी है जो भी कलाकार हैं उनके लिए। अगला सवाल आपसे है ID तिवारी जी, अगर चुनौतियों को लेकर के बात करें, संगीत और कला, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी नहीं मालूम है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं? देखिए, जो संगीत को लेकर के चुनौती है, असल में वो संस्कृति को लेकर के चुनौती है, हमारी कल्चर को लेकर के चुनौती है। आप अपने कल्चर के प्रति कितने अवेयर हैं, कितना जानते हैं, और अपने को परिभाषित करते समय आप कल्चर का कितना इस्तेमाल करते हैं, अपनी संस्कृति का कितना इस्तेमाल करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर ख़ास तौर से हम छत्तीसगढ़ अपने राज्य की बात करें कि हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो एक तो विकास की चुनौती है, उस पर मुसलसल काम हुआ। छत्तीसगढ़ का विकास तब से शुरू हुआ जब से ये स्टेट बना, लेकिन सांस्कृतिक इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ तो सदियों से जाना जाता है, इसकी अलग पहचान रही है। अब संस्कृत के क्षेत्र में जो चुनौतियां, ख़ास तौर से अगर हम अपने विश्वविद्यालय को लेकर के बात करें, तो ये है कि संस्थाएं तो खड़ी हो जाती हैं और उनको पनपने में, उनको बढ़ने में बड़ा वक्त लगता है। सरकारें ऐसी संस्थाओं में, ख़ास करके ह्यूमन रिसोर्स में, वो कम लगाना चाहती हैं क्योंकि उनका जो डिविडेंड है, उनका जो फ़ायदा है, तुरंत का तुरंत नहीं दिखता है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, जो भी सरकारें आएँ, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाएं रहती हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ये सरकार समझ रही है कि आज जो आप लगाएंगे संस्कृत में या अपनी संस्था में, उसका फ़ायदा आपको अगली पीढ़ी में मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो फ़ायदा तो देता है लेकिन बड़ा इंतज़ार कराता है। अब जैसे हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं और पिछले 4-5 सालों में बहुत संस्थाएं भी खुली हैं, उनको पुष्ट करने की ज़रूरत है। ये भी सही है कि वो काम तुरंत नहीं हो सकता, उसमें वक्त लगता है। हो सकता आने वाले 5-7 सालों में ये काम अच्छे से हो जाए, लेकिन इस चीज़ को लेकर के हम सारे लोग मुतमईन हैं और हमें यकीन है कि हम होंगे कामयाब, चाहे संस्कृत का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो। बिल्कुल। कांति कार्तिक जी, जैसा कि कुछ देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, सोशल मीडिया से आपको बहुत मदद मिली। आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं जो फोक संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरी जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर के प्रति लगाव के चलते आगे बढ़ी। और आप सबको बता दूं, अभी जो गोविंदा उत्सव हुआ उसमें हमने एक गीत का निर्माण किया था, फोक सॉन्ग है वो। OP देवांगन जी भी हैं संगीतकार, तो हमने साथ में मिलके एक गीत, एक कहना चाहिए, देखना चाहते हैं कि युवाओं का टेस्ट जो है वो उस ओर जाता है कि नहीं जाता। पर हमने देखा कि उन गीतों को भी युवा जो हैं, क्योंकि असल में हो ये रहा है कि जब तक आप उन फोक गीतों को उन तक प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो हम कहीं ना कहीं इस कार्य को एक शोध के रूप में ले रहे हैं। और हमने, आप सबने सुना भी होगा उसको, मटकेला का बर फोरे हो राम, दहीला खाए बर खाए कन्हैया, मटकीला का बर फोरे हो राम, दहीला खाए बर खाए कन्हैया, मटकीला का बर फोरे हो राम। तो एक हमने एक जांच के रूप में इस गीत को लेके आया था, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि इन गीतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो हमें ये लगता ही है कि हमें लगातार इन गीतों को बनाना चाहिए और यूथ भी इसमें हमारा साथ दे रही है। कार्तिक जी, बमलेश्वरी माता के लिए भी आपने एक गीत गाया, हम चाहते हैं कि इस पैनल की हम क्लोजिंग जब करें तो उस गीत के साथ करें, तो वो गीत आप सुना दीजिए। पिछले नवरात्रि में हमारा एक गीत एक आया था जो माता बमलेश्वरी पर आधारित था। ए मुर महतारी तोरे दुआरी, ए मुर महतारी तोरे दुआरी,
आरती सजाओ मैया आरती सजाओ, आरती सजाओ मैया आरती सजाओ। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, कोविड का एक समय आया था, एक दौर आया था जो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत कष्टप्रद था, दुखद समय था। पर उस दौरान भी चूँकि मैं जस गीतों में कार्य कर रहा हूँ लगातार, फागुन गीत हैं, इस टाइप के फोक की जो फॉर्म्स हैं अलग अलग, उस पर हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। तो इसी दौरान शिव जी की कृपा से एक गीत मेरे द्वारा लिखा गया था, मेरे द्वारा नहीं कहूँगा, उसको लिखाया गया था। तो वो गीत था डोरी सांस के। तो उस गीत को भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं का जो साथ मिल रहा है, चाहे वो धार्मिक तरीके से कहिए, चाहे कल्चरल जो गीत हैं उनमें उनका इंटरेस्ट कहिए, वो बिल्कुल उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके कारण ही हमारा जो कल्चर है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उसकी चंद पंक्ति आपको सुनाता हूँ। बिन तोरे इच्छा सरी जगत मा नहीं हाल डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना, कन कन मानस नस मा भोला तोर पर छोहा समाए है, तोर कृपाले धरा धाम मा जीव आए औ जाए है, अर्पण कर दो शिव के चरण मा कांति कार्तिक साधे मन मा, माटी के ये चोलाए जाना तोला मोला है, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, जीव शिव है शिव जीव है पचरतन के चोलाए जाना तोला मोला है। तो कहीं ना कहीं जैसा हम प्रस्तुत करेंगे अपने कल्चर को, वो वैसा ही प्रस्तुत होगा जी। बहुत शानदार है और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इस पैनल के लिए, क्योंकि इस पैनल के ज़रिए हमने संस्कृति, कला, संगीत, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना है और कैसे छत्तीसगढ़ में ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये जानने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया है आप तीनों का। कृपया करके मंच पर बने रहेगा। ओवर टू यू तृप्ति। तो ये खास पैनल और खास मेहमान हमारे साथ में कला, संगीत, साहित्य से जुड़े। मैं बुलाना चाहूँगी इनका सम्मान करने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे आएँ और हमारे मेहमानों का सम्मान करें। ज़ोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। कांति कार्तिक यादव आपके अपने शहर राजनांदगांव के रहने वाले हैं। हर्ष कुमार बिंदु जी महुआ झरे, जो 26 जनवरी में राजपथ में जब झांकी निकली छत्तीसगढ़ की तो यही गाना गूंज रहा था। हमारे साथ में आईडी तिवारी जी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और सीनियर फैकल्टी मेंबर। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है कि संगीत और संस्कृति और साहित्य कैसे एक साथ समाज को एक सूत्र में पिरोता है। तालियों के साथ सम्मान हमारे खास मेहमानों का। हर्ष कुमार बिंदु जी साहित्यकार हैं, इनकी कलम से छत्तीसगढ़ के सुमधुर गीत लिखे गए हैं। कांति कार्तिक यादव, आपने देखा होगा कि जब भी आप पंडालों में, अभी तो गणपति विराज रहे हैं, बाद में नवदुर्गा विराजेंगी, तो पंडालों में जब आप गाने सुने तो कांति कार्तिक की आवाज़ आपको गूंजते सुनाई देगी। साथ ही हमारे साथ में आईडी तिवारी जी हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जहाँ से हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे सिंगर्स भी पहुँचे। वहाँ हम समझ नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते कि संगीत का क्षेत्र कितना बड़ा है। और ये संस्कार धानी इसलिए कही जाती है। खैरागढ़ की शान, खैरागढ़ के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ की शान, एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय।